अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट पे हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर एनर्जी को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमने कल पीछे देखा था वो यही था कि हमारे पास क्या न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको बाइंड करने के लिए जो फोर्स होती है वो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी होती है। और न्यूक्लियर एनर्जी हमें ऑब्टेन कहाँ से होती है, कोई भी अगर हैवियर एलिमेंट्स लाइटर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के अंदर यूरेनियम 235 को यूज़ करके एनर्जी लेते हैं, या फिर हमारे पास क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी तक कोई ऐसे रिएक्टर नहीं बने उसके लिए जिससे हम एनर्जी गेन कर सकें। तो मोस्टली हम एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से ले रहे हैं, और यूरेनियम 235 जो है वो यूज़ करके हम एनर्जी गेन कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास एक मसला ये भी आता है कि न्यूक्लियर वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे तो जस्ट शॉर्ट से आपको बताया हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है कि हम जो है वो कैसे न्यूक्लियर वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डंपिंग कैसे करनी है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसको सील कैसे करना है, उसको कहाँ कहाँ डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ तो जस्ट आपको जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हमारे पास क्या है न्यूक्लियर वेस्ट की मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव वेस्ट इज़ दी 3 टाइप इंक्लूडिंग ऑपरेशनल वेस्ट। एक जो है हमारे पास जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसकी 3 टाइप्स हैं। एक तो वो आ गया कि ऑपरेशनल वेस्ट है कि जो वर्किंग के दौरान में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिस जो हमारे पास क्या है कि प्रोड्यूस होता है जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। या दूसरा डिमोलिशन वेस्ट के जो डिस्ट्रक्शन वेस्ट के लिहाज से आप कह सकते हैं इसको कि ये हमारे पास क्या है कि जो ऑलरेडी वेस्ट की फॉर्म है जिसको जस्ट डंप करना है या जिसको वेस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इसमें ये वो वाला आ गया। एंड स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल जो आ गया। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल मैंने आपको बताया था कि वो फ्यूल होता है कि जिसको थोड़ी सी अमाउंट में थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेशन के लिए। Roughly 85% nuclear waste generated is operating waste, mostly generated from the protective clothing contaminated with the radioactive waste। के हमारे पास क्या है 85% जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो कौन सा वेस्ट होता है, ऑपरेशनल वेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है कि रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है अगर वो पर्सनस के क्लॉथ्स के साथ या किसी भी ग्लव्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अटैच हो जाता है तो ये हमारे पास क्या है 85% जो है ऑपरेटिंग वेस्ट आ जाता है। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी वेस्ट एज दीज आर लो और मीडियम एक्टिव वेस्ट के। वेस्ट की भी डिफरेंट टाइप होती है कि हमारे पास इसमें जो मटीरियल्स हैं एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं या बहुत ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, दरमियानी से एमिट कर रहे हैं या बहुत लो हमारे पास रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है लो और मीडियम एक्टिव जो वेस्ट होता है ये इसके ऊपर जो है अटैच हो जाता है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के ऊपर। तो ये ऑपरेशनल वेस्ट की टाइप है। डिमोलेशन वेस्ट इज़ आल्सो लो टू मीडियम वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिमोलेशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सच एज कंक्रीट एंड मेटल रेजिड्यू के। वहाँ से ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है कि कंक्रीट वगैरह से या फिर उसकी जो है मेटल रेजिड्यूज वगैरह के अंदर जो है वहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है। और ये भी हमारे पास लो टू मीडियम वेस्ट ही आता है। हाउएवर कोर कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर नियर द कोर इज लॉन्ग लिव्ड एंड मस्ट बी आइसोलेटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। लेकिन जो होता है हमारे पास जहाँ पे मेन रिएक्शन हो रहा होता है ठीक है, जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं जो इसको कोर वाला यानी इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है, जो इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है वहाँ पे हमारे पास क्या है अगर वहाँ पे कंटेमिनेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन करीब में हो रही है और वहाँ पे कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। तो उन कंपाउंड्स को क्या करना चाहिए करते हैं हम कि सेपरेट आउट रखते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए, ताकि उसके अंदर से रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है
वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना कर सकें। लेकिन जो जैसे कंक्रीट वगैरह या मेटल रेजिडू है, अब होता है न्यूक्लियर रिएक्टर अंदर होता है और उसको बाहर से जो कवर किया जाता है वो बहुत मोटी सीमेंट की लेयर्स बनाई जाती हैं उसकी, ताकि रेडिएशंस अगर लीक भी हों तो वो बाहर ना निकल सकें। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो बाहर की होती है, अगर उसके अंदर आ जाता है तो वो डिमोलिशन वेस्ट आ गया, ऑपरेशनल वेस्ट आ गया, जो पर्सन वगैरह यूज़ कर रहे हैं या क्लॉथिंग के ऊपर आ जाती है। और एक अगर हमारे पास कोर वेस्ट आ गया, वो कोर क्यों आ रहे हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह के अंदर या के अंदर या क्रीप से आ रहा है। ठीक है, या जो स्पंट न्यूक्लियर फ्यूल वगैरह से आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, वो ज़्यादा टॉक्सिक है। दिस स्पंट न्यूक्लियर फ्यूल अबाउट 4% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अकाउंट फॉर 99% ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन। के स्पंट फ्यूल के अंदर कितनी है, 99% रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हो सकती हैं। दिस टाइप ऑफ वेस्ट मस्ट बी आइसोलेटेड फॉर एटलीस्ट 100,000 ईयर्स एंड ऑफन इज ट्रीटेड टू मेक इट लेस रेडियो एक्टिव मटेरियल। यहाँ तो इसको आइसोलेशन में रख दिया जाता है कि इतने ज़्यादा साल के लिए ये, ताकि वो रेडिएशंस को मिट ना करे। यहाँ फिर उसकी ट्रीटमेंट कर दी जाती है कि उसको लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। First, it is stored for 30 to 50 years in deep water reservoir for 30 to 50 years to dissipate approximately 90% of the radiations। कि अगर इसकी ट्रीटमेंट करके इसको अगर डंप किया जाए तो पहले इसको 30 से 50 साल तक जो है डीप वाटर रिजर्वायर के अंदर रख दिया जाता है, ताकि ये अपनी 90% ऑफ द रेडिएशंस को वहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट इज़ स्टोर इन टनल ड्रिल्ड 400 to 1000 मीटर अंडरग्राउंड। और उसके बाद इसको जो डंप किया जाता है वो ज़मीन के नीचे 400 से लेके 1000 मीटर डाउन तक जो है उसको ड्रिलिंग करके टनल बना के उसके अंदर जो है इनको स्टोर किया जा सकता है। तो ये जो हमारे पास क्या है, फिशर पावर फ्यूजन पावर प्लांट है, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, डिटेल में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या है, कंट्रोल रॉड्स होते हैं, यहाँ पे फिशनेबल मटेरियल्स होता है। ठीक है, ये यूज टर्म है, डिफरेंट रॉड लगाई जाती हैं और डिफरेंट बैरियर लगाए जाते हैं ताकि ये न्यूट्रॉन जो मिट हो रहे हैं उसको कैप्चर कर सकें। यहाँ हमारे पास क्या है, क्रिटिकल मास जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूल की रखी जाती है। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, वहाँ से क्या है न्यूट्रॉन्स को कैप्चर किया जा सकता है, न्यूट्रॉन आगे रिएक्शन को प्रोसीड आउट कर रहे होते हैं, और साथ साथ क्या है सर्टी और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, रेडिएशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे स्टीम जनरेटर्स हैं, वो स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, वो स्टीम क्या होती है कि वो क्या करती है, टरबाइंस को चलाने में काम होती है। टरबाइन के साथ जनरेटर लगे होते हैं, जनरेटर के साथ जो है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इधर से हमारे पास क्या होता है कि ये डैम वगैरह के साथ रिजर्वायर वगैरह होते हैं वाटर के, वहाँ से कूल वाटर सर्कुलेट होके स्टीम को कंडेंस भी करता रहता है, वो दोबारा दोबारा क्या होते हैं सारे के सारे यूज़ आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर सा बना होता है हमारे पास, जो उसकी कंक्रीट की सीमेंट की जो आउटर बाउंड्री वगैरह होती है जो प्रोटेक्ट कर रही है रेडिएशंस को। ठीक है, तो उसकी इस तरह की शेप्स भी होती है। मे भी आप लोगों ने नेट पे देखा हो या कहीं और आपने चश्मा बिराज वगैरह पे, या इस्लामाबाद में नीलोर है। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी का जो एरिया है वहाँ पे भी आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की एटलीस्ट बाहर से शेप देखी हो, तो वो इस तरह की शेप होती है इसकी। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन हमने देख लिया, ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन देख लिया। अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी देख लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी इज बेस्ड ऑन द कंबाइनिंग टू लाइट nuclei to form a new heavier nucleus to create the large amount of energy in the form of heat that can be used to produce electricity। ये फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है कि जो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन होते हैं और हैवियर या लार्जर जो है न्यूक्लियस बनाते हैं, उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए।
फ्यूजन प्रोसेस इज द अपोजिट ऑफ द फिशन प्रोसेस। के अपोजिट क्यों है? यहाँ छोटे न्यूक्लियाई मिलकर बड़ा बना रहे होते हैं, यहाँ क्या बड़ा जो है न्यूक्लियाई मिलकर छोटे बना रहे होते हैं। द सन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्यूजन रिएक्टर दैट प्रोड्यूस ऑल ल्यूमिनेसेंस एंड थर्मल एनर्जी रेडिएटिंग बाय द फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। क्या सन की इसकी एग्जांपल है, जिसको आप देख सकते हैं सन हमसे कितनी दूर भी है अर्थ से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है और हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है और रेडिएशन वगैरह सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर ये सन हमारे बहुत करीब होता तो ये कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो कितने ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पे हो रहे होते हैं, लेकिन ये कि इसके साथ साथ लाइफ भी एग्जिस्ट ना करी होती तो हमारे पास जो है फ्यूजन रिएक्शन से भी हमारे पास क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज पावर्ड बाय ऑर्डिनरी इनएक्सपेंसिव मटेरियल्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली नो हैज़र्डस वेस्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। अगर हम कंपैरिजन करें न्यूक्लियर फ्यूजन का और फिशन का, तो वहाँ पे क्या है, जैसे यूरेनियम यूज़ होता है जो कि टॉक्सिक, जो कि हमारे पास क्या है कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पे क्या अगर इन एक्सपेंसिव मटेरियल्स मीन स्मॉलर एलिमेंट्स यूज़ करने इन एक्सपेंसिव होंगे और जिनकी वजह से क्या है कि लेस हैज़र्डस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर जो है हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हैज़र्डस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एट इट रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो ये इसकी ऑपरेशन के लिए, वर्किंग के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से अभी तक हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो रिएक्टर्स नहीं बना सके। Advantages and disadvantages of nuclear power. Nuclear power plant provide much higher energy than most of the chemical oxidation reaction के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की निस्बत ये हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। टुडे इन 25 कंट्रीज मोर देन 400 nuclear power plants are operating and providing almost 17% of the world electricity। ये 17% of world electricity जो है प्रोड्यूस हो रही है इन न्यूक्लियर रिएक्टर से। Nuclear power supply relatively expensive electricity and is essentially carbon free। कि न्यूक्लियर पावर सप्लाई है तो एक्सपेंसिव, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो एक्सपेंसिव है, या उसकी टेक्नोलॉजी को देखना पड़ेगा, वो भी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन है कार्बन फ्री, मीन ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। न्यूक्लियर एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ ह्यूज रिस्क, इसके साथ बहुत ज़्यादा रिस्क भी हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोडक्ट्स आर हाईली डेंजरस टू लिविंग बींग्स के, ये हमारे पास क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं और डेंजरस हैं ये रेडिएशन या वेस्ट जो हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। The biggest challenges are radioactive waste disposal and the threat of nuclear proliferation। के हमारे पास बिगेस्ट चैलेंज क्या है कि हमने न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, मीन उसकी पहले किस तरह की ट्रीटमेंट करनी है, फिर उसको डिस्पोज ऑफ किस करने के लिए सीलिंग कैसे करनी है, फिर उसको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ अगर ये उसकी सीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, टूट जाती है और उसकी डंपिंग सही नहीं होती, तो उसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो या रेडिएशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पे आ सकती हैं और कितनी ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर सकती हैं। ये तो थी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसमें कोल और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ऑयल और क्रूड ऑयल और न्यूक्लियर एनर्जी आ गया। अब हमारे पास क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, हम उनको देखते हैं। Renewable energy come from natural resources and is naturally replenished। के natural resources आती है और अगर ये naturally ख़त्म भी हो रही है तो साथ साथ प्रोड्यूस भी हो रही है। Major renewable energy sources are solar energy, hydroelectric, wind, geothermal, heat, biomass and ocean energy। All form of renewable energy directly or indirectly come from the sun एक्सपेक्ट द जियोथर्मल एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एनर्जी जो है रीन्यूएबल एनर्जी ये तकरीबन सन से आ रही है, ठीक है, और वहाँ से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पे हमारे पास विंड एनर्जी बन गई या बायोमास एनर्जी बन गई। अब बायोमास कहाँ से आता है,
जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे प्लांट्स तो वो बायोमास नहीं बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी सन ज़रूरी है, सोलर एनर्जी के लिए भी सन ज़रूरी है, विंड एनर्जी के लिए भी, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, कितनी सी हमारे पास विंड है, तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो है वो सन पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, विंड एनर्जी देख रहे हैं। द अर्थ रिसीव 1.74 10⁻17 वाट्स ऑफ पावर पर और फ्रॉम द सन के 1 घंटे में ज़मीन जो है हमारी वो इतनी ज़्यादा पावर जो है या एनर्जी जो है वो सन से ले रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हम तो इसका 1% भी नहीं यूज़ करें, ठीक है। अगर हम सोलर एनर्जी के तौर पर यूज़ करें तो हम इसका 1% भी नहीं यूज़ कर रहे होते हैं कि इतनी सन की एनर्जी होती है। अबाउट 1 और 2% ऑफ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी। जस्ट 1% या 2% इसको विंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दिस इज़ अबाउट 150 to 100 टाइम मोर देन द एनर्जी कन्वर्टेड टू बायोमास बाय ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ। लेकिन ये भी 50 से 100% ज़्यादा है कि बायोमास से जितना भी बायोमास है, प्लांट वगैरह हैं अर्थ के ऊपर, उससे जितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है वो उसके 50 से 100% ज़्यादा है जितनी कि विंड से प्रोड्यूस हो सकती है। विंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द अर्थ रोटेशन एंड डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस के ज़मीन की रोटेशन की वजह से, या फिर जो उसके ऊपर जो सरफेस है उसके ऊपर टेम्परेचर जो डिफरेंट है, किसी जगह पे ठंडी है कि ठंड है, किसी जगह पे गर्म है, तो आपको पता है जो जैसे गर्म हवा आती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, उसकी जगह लेने के लिए क्या है, कूल एयर जो है दूसरे एरिया से मूव करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल वार्मिंग की वजह से या अर्थ की रोटेशन की वजह से विंड प्रोड्यूस होती है। द रोल ऑफ विंड पावर एनर्जी जनरेशन इन द वर्ल्ड एनर्जी प्रोडक्शन इज रैपिडली ग्रोइंग, कि अब जो है पहले इतने इसकी तरफ नहीं था, लेकिन आजकल जो है विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। डेनमार्क एंड पुर्तगाल are increasingly using wind power technology to reduce its dependency on oil। ऑयल के ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए डेनमार्क एंड पुर्तगाल के अंदर क्या किया जा रहा है, विंड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स विंड काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड टर्बाइन के अंदर क्या है कि वो टर्बाइन जो है विंड को काइनेटिक एनर्जी, विंड की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। विंड टर्बाइन आर यूजली इंस्टॉल्ड इन रूफ्स और विंड फार्म आइदर ऑन और ऑफ शोर के, या तो ज़मीन के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, या फिर साहली इलाकों के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि जहाँ पे हवा ज़्यादा होती है। स्मॉल विंड टर्बाइन इज इंस्टॉल फॉर फुलफिलिंग अ होम इलेक्ट्रिसिटी नीड के, वहाँ उन एरियाज़ के ऊपर जो है होम की इलेक्ट्रिसिटी नीड को भी पूरा करने के लिए स्मॉल विंड टर्बाइन लगाई जा सकती हैं। अ लार्ज विंड फार्म में कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल विंड टर्बाइंस विच आर इंटरकनेक्टेड बाय अ ट्रांसमिशन सिस्टम के, ये हमारे पास इंटर सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू इंटरकनेक्टेड होती हैं। विंड टर्बाइन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ओनली अंडर राइट विंड स्पीड, कि वो एक स्पेसिफिक विंड स्पीड होगी तो तभी वो मूव करेंगी। अगर कम स्पीड है तो वो मूव ही नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा होगी तो एकदम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है कि प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं। विंड टर्बाइन ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑपरेटिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड एंड विंड अराउंड 12 to 14 मीटर पर सेकेंड ऑपरेट्स विंड मिल एट फुल पावर, कि फुल पावर अगर इसकी 12 to 14 तक मीटर पर सेकंड हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रही होती हैं। इन स्ट्रॉन्ग विंड हैविंग स्पीड इन एक्सेस ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, टर्बाइन आर शट ऑफ टू प्रिवेंट अननेसेसरी वेयर एंड टियर, कि बहुत ज़्यादा अगर आंधी आ गई है तो वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएंगी, कि ताकि उनको बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी वजह से टर्बाइंस को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हार्नेसिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द विंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल and cleanest way to generate electricity as it produce no global warming और toxic emission। इसकी वजह से हमारे पास global warming और toxic emission नहीं होते, तो ये safest और cleanest form of energy है। जस्ट आपको एक डायग्राम दिखाई जाती है कि हमारे पास क्या है
कि ये आपको पता है उसके ब्लेड से होते हैं, विंड टर्बाइन या विंड एनर्जी, जहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ये हमारे पास एक फ़ैन सा लगा होता है जिसमें 3 और 4 उसके फ़ैन की तरह के जो हैं वो पर होते हैं, तो ये मूव कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ पीछे क्या है, विंड टर्बाइन लगी होती है, या टर्बाइन जो है ऑटोमेटिकली जनरेटर में लगी हुई उसके साथ कनेक्टेड होती है। जनरेटर से हमारे पास क्या, ट्रांसफार्मर में एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। ट्रांसफार्मर से हम क्या कर सकते हैं, नेशनल ग्रिड में एनर्जी जा सकती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगाए जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट होम्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आजकल का जो हॉट टॉपिक है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंगली बात बताऊं कि मेरी जो पीएचडी है वो भी जो है वो सोलर सेल्स से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें हम जो है रिसेंट जो सोलर सेल मटेरियल हैं, पेरोव्स्काइट मटेरियल्स, उनको यूज़ करके एफिशिएंसी देख सकते हैं कि कितने % एफिशिएंट है। जो कमर्शियल में हमारे पास सोलर सेल्स हैं उनकी एफिशिएंसी कम है और वो एक्सपेंसिव हैं। तो रिसर्च आजकल ये की जा रही है कि ऐसे मटेरियल यूज़ की जाएँ कि जो कि मोर एफिशिएंट हों और साथ साथ ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें और साथ साथ ये लो कॉस्ट भी हों। तो डिफरेंट तरह की रिसर्च आजकल हो रही है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के ऊपर, जिनको हम सोलर सेल के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो हम सोलर एनर्जी देख सकते हैं। सोलर एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम द सन थ्रू द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी एंड हीट। कि सोलर एनर्जी जो है कहाँ से आती है, सन से आती है। अब वो ये सोलर रेडिएशंस किस फॉर्म में हो सकती है, कि सनलाइट की थ्रू हो सकती हैं, या लाइट रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती हैं, और हीट रेडिएशन की फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सन इज जनरेटेड बाय द हेल्प ऑफ हीट इंजन्स एंड फोटोवोल्टिक्स। कि हम कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या तो हीट इंजन्स हों कि सन से जो एनर्जी ले रहे हैं हम वो हीटिंग के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, या फिर हम जो है प्रोड्यूस करें फोटोवोल्टिक्स के थ्रू। ठीक है, फोटोवोल्टिक वो डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है और या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हम कोई भी मटेरियल यूज़ करके। अदर सोलर एप्लीकेशन इंक्लूड स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग थ्रू दी सोलर आर्किटेक्चर। कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो हीटिंग एंड कूलिंग वगैरह होती है, तो वो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि वहाँ पे भी सोलर सेल्स की एप्लीकेशन होती हैं, या सोलर कुकिंग्स हो सकते हैं, डे लाइटिंग हो सकती है, सोलर हॉट वाटर है हमारे पास, हाई टेम्परेचर प्रोसेस हीट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस कर सकते हैं हम। यानी कि हम सोलर एनर्जी को डिफरेंट वे में डिफरेंट जगह पे यूटिलाइज कर लेते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। के हमारे पास क्या है कि सनलाइट को अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास जो मेन डिवाइसेस हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज्ड इन फोटोवोल्टिक टू एब्जॉर्ब द लाइट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। अब इनके अंदर जो मेन मटेरियल जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो एक्चुअली हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। On absorbing radiation, it emits the electron. आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा है, वो आपको याद होगा कि जैसे आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया था, जब कोई भी मेटल है तो उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल की जाती हैं, तो क्या होता है कि वो रेडिएशंस क्या है उसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं, तो वो एक शाइनी सरफेस से प्रोड्यूस होती है। अब वो शाइनी सरफेस प्रोड्यूस होने के साथ इलेक्ट्रॉन जो नॉकआउट होते हैं उसको वो सर्किट में अगर मूव करें तो क्या होगा, सर्किट में मूव करने के साथ साथ जो है वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो ये फोटोवोल्टिक सेल्स भी वही होते हैं, उसी तरह के फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स ही होते हैं जिनके अंदर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, और वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ एमिट करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम से फ्लो करें तो वो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो मेन प्रोसेस इसका जस्ट इतना सा है हमारे पास। A semiconductor material is used in photovoltaics to absorb the radiation from the sun
On absorbing radiation, it emits electrons which are harnessed as electricity. Or the solar energy is a resource that is not only suitable for energy consumption, it is indefinitely renewable. कि हमारे पास क्या है कि एनर्जी कंजप्शन के लिए ना सिर्फ यूज़ हो रही है, बल्कि ये हमारे पास क्या है कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कि जब तक सन है, जब तक सूरज है, तो हम सूरज को एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक सन है उस टाइम तक आपको पता है कि लाइफ है, और जब तक लाइफ है तो हम उस टाइम तक इसको यूज़ करके रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे हम यहाँ से इससे एनर्जी ले सकते हैं। एट लीस्ट अनटिल द सन रन्स आउट इन बिलियंस ऑफ ईयर की, यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर तक अगर हमारे पास सन है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अ लिटिल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सोलर पैनल, कि हम सोलर सेल्स को सोलर पैनल्स में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उनकी मेंटेनेंस भी बहुत कम चाहिए होती है। सोलर पैनल्स आर साइलेंटली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मीन कि कोई नॉइज़ नहीं आ रहा, ये आराम से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स दैट कैन फेल, कि अगर ये इनको प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया जाए, उसको प्रॉपरली वर्किंग कर दी जाए, तो उसके बाद जो है इसमें कोई इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं आता। ऑब्वियसली सोलर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द नाइट and the power generated is also reduced during the times of cloud cover, कि हमारे पास एक इशू ये है कि रात के टाइम जो अगर सन नहीं है तो हमारे पास क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, या फिर अगर क्लाउड आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन जो है वो कम हो सकती है। लेकिन आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो ये भी आ रही है कि जब सन नहीं है तो या तो हम बैटरी के थ्रू एनर्जी को स्टोर कर लें, या अगर सन नहीं है तो हम क्या करें, जो मून है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें। तो मीन डिफरेंट तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी को सन की एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। मेन एक डायग्राम आप लोगों को दिखाई गई है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सन है, सन से अगर हमारे पास सोलर सेल है तो ये आपको एक सोलर पैनल का वर्किंग दिखाई गई है, कि जिसमें ये एक जो है हमारे पास ये आपको ये दिखा रहा है कि ये सोलर पैनल है जो जिसमें डिफरेंट सेल्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, चाहे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं या जो है पैरेलल एक दूसरे के कनेक्टेड हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मटेरियल होता है अगर उसको देखें, मटेरियल यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने दिखाया कि एक पॉजिटिव सिलिकॉन लेयर है, एक नेगेटिव सिलिकॉन लेयर है, तो उनके दरमियान में क्या बन रहा है कि इलेक्ट्रिकल डायोड बन रहा है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, एन टाइप डोपिंग और पी टाइप डोपिंग होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या है कि जब डोपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। उस होल को कवर अप करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एक साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव साइड हो जाती है, और एक साइड हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव साइड आ जाती है। उनके दरमियान में एक न्यूट्रल सा रीजन आ जाता है, जिसको यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिकल की डायोड का है, ये बल्कि एग्जांपल दी हुई है। एक साइड पे होल्स हैं और एक साइड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और उनके दरमियान में जो रीजन आ जाता है वो डायोड आ जाता है। अब क्या हुआ कि सन से मटेरियल ने लाइट एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, पीछे रह गए होल्स। ठीक है, तो एक साइड पे होल हो जाएंगे, एक साइड पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होके मटेरियल के अंदर से सेल के थ्रू क्या है, एक्सटर्नल सर्किट में जाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे। तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए, और जैसे आपको यहाँ पर बल्ब दिखाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो वहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड वगैरह लगाए जाते हैं, मीन कैथोड एनोड लगाया जाता है, और अदर मटेरियल्स लगाए जाते हैं, ताकि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। और लाइट को, सन लाइट को हमने कैप्चर कर लिया, और वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए चीप वे है हम इससे एनर्जी
या लाइट एनर्जी जो है वो गेन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास वाटर ड्राइव्ड है, मीन कि टाइड जो होती हैं, जो लहरें होती हैं, उनको यूज़ करके या ओशन टाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे पास जो है इसी तरह जियोथर्मल वेव भी होता है, तो उसको यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या इसको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। The most promising power generation current technology is water derived. These include hydropower, कि वाटर को हम यूज़ करें, स्टीम बना लें, स्टीम से टरबाइन चला लें या वाटर से टरबाइन चला लें, तो वो हाइड्रो पावर आ जाएगा। टाइडल पावर जो लहरें होती हैं और समुंदर पे, ठीक है, और या ओशन पे, तो वो उनको यूज़ करके जो या उनकी वेव्स बनती हैं वहाँ पे, उनको यूज़ करके हम जो है एनर्जी गेन कर सकें। Tides that are the rise and fall in the sea level produced by the pull of moon। कि टाइड्स क्यों बनती हैं, ये जो लहरें क्यों बनी होती हैं, तो ये आपको पता है कि जो मून है उसकी पावर से बनती है। कि मून की अगर 14वीं का चांद है तो वो वहाँ पे जो है ये टाइड्स भी ज़्यादा बनती है। अगर फर्स्ट डे का जो मून है तो उसकी वजह से जो ये इनकी पुल है कम होगी, तो वो उनकी जो टाइड्स भी है वो डिफरेंट बनेगी। अराउंड द कोस्ट ऑफ आयरलैंड द सी लेवल राइजेस एंड फॉल्स ट्वाइस डेली। और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, और जैसे आयरलैंड वगैरह, वहाँ पे सी लेवल जो है वो दिन में 2 दफ़ा बहुत ज़्यादा ऊपर होता है और बहुत ज़्यादा नीचे आता है। मीन बहुत ज़्यादा टाइड्स बनती हैं और फिर वो उनके फॉल भी आता है। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, इस टाइडल एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। टाइडल एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग बराजेस एंड डैम, कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, डैम से या बराज वगैरह बना के। देयर आर ओनली 40 sites around the world, of which are most useful for tidal power generation, with the overall potential of 3000 gigawatts। ये हमारे पास जस्ट पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारे पास 40 साइट्स हैं जहाँ से हम 3000 जो गीगावाट्स टाइडल पावर से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन बोथ टाइडल एंड हाइड्रो पावर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टाइड इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय टर्निंग द टरबाइन। कि जितनी वो हाइट पे जाती हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाती है, और वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में मूवमेंट की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती हैं। और क्या है, साथ साथ वो टरबाइन को चलाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। द टाइड्स rise and fall daily, and it takes 12.5 hours to complete tidal cycle। कि 12 घंटे अगर एक टाइडल साइकिल को लग रहे हैं तो 2 दफ़ा जो है हमारे पास क्या है वो साइकिल रिपीट होता है। डैम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड barrages can built across the mouth of natural tidal basins with sluice गेट्स, के उसके अंदर जो है स्मॉल स्मॉल जो है स्लिट्स वगैरह लगाई जाए, ताकि वहाँ से क्या हो सके कि हमारे पास जो है वो वाटर मूव आउट कर सके। यानी डैम जैसे बनाए जाते हैं, या फिर हमारे पास क्या है ब्राजेस वगैरह बनाए जाए। वाटर इज अलाउड टू एंटर एंड राइज on one side of the sluice until enough of the hydraulic head is built up टू पावर आ टरबाइन, के वहाँ पे इतना वाटर कलेक्ट हो जाए कि वो जो है टाइड्स जब आती है तो वो उसकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाए मैकेनिकल एनर्जी के अंदर और टरबाइन चल सके। टाइडल टरबाइन आर डिजाइन टू वर्क इन बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। कि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड पे मूव करती हैं। द टाइडल सिस्टम विद स्मॉलर ब्लेड कैन जनरेट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट एज विंड मिल्स ऑफ अ लार्ज साइज कैन हार्नेस। के हमारे पास जो है स्मॉलर ब्लेड की जो टाइडल सिस्टम है वो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं जितनी कि हमारे पास विंड मिल की जो लार्ज ब्लेड वाली जो टरबाइंस वगैरह होती हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं। सो टाइडल पावर इज फॉर लेस इंट्रूसिव एज वन विंड। कि ये जो है हम अगर स्मॉल स्मॉल भी यूज़ करें तो हमें उतनी ही हमारे लिए उतनी ही एफिशिएंट है जितनी कि हमारे पास विंड पावर है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है कि ये हम एफिशिएंटली इसको यूज़ भी कर सकते हैं। टाइडल पावर इज़ मोर रिलायबल एंड प्रडिक्टेबल दैन द विंड। के विंड से ज़्यादा हमारे पास जो है हम टाइडल पावर के बारे में ज़्यादा प्रडिक्ट कर सकते हैं।
its only drawback is that it affect ecology of marine organisms। कि ये क्या है, इसका सिर्फ ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ से हमारे पास क्या मेरीन ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट हो सकता है, इसके अलावा बाकी सारे इसके बेनिफिट्स ही हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती है वो नेक्स्ट है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। के अर्थ कि जो अंडरग्राउंड अर्थ है, आपको पता है उसका टेम्परेचर जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं वो इंक्रीज होता जाता है। तो जैसे ही अगर अंडरग्राउंड कोई वाटर का रिजर्वायर है तो हम उसको लेके या अंडरग्राउंड रिजर्वायर की हीट लेके या वाटर को लेके अगर हम इसको स्टीम में कन्वर्ट कर लें या वहाँ वार्म वाटर है तो उसको यूटिलाइज करके टरबाइन चला लें तो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जियो मीन अर्थ, thermal mean relating to or using or producing or caused by heat, के related to heat है और जियो का है अर्थ की हीट, ठीक है, उसको यूज कर लें। The geothermal energy is the heat originated from the original formation of the planets, from radioactivity of minerals, from volcanic activity and from solar energy absorbed at the surface। कि ये कहाँ से आती है कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन में जब हमारे पास अर्थ बनी तो उसकी फॉर्मेशन में जो एनर्जी थी तो उसके कोर के अंदर क्या है कि ज़्यादा हीट है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं तो एनर्जी जो हीट है हमारे पास कम हो जाती है। रेडियो एक्टिविटी के और मिनरल जो हैं उनकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो सकती है। वोल्केनिक एक्टिविटी से आपको पता है लावा प्रोड्यूस होता है और साथ साथ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। फ्रॉम सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब एट द सरफेस, या सरफेस के ऊपर अगर सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो उसकी वजह से ये हमारे पास जियोथर्मल हीट आ जाती है। A geothermal gradient is the difference in temperature between the surface of planet and its core। हमें पता है कि surface of earth जो है उस पर टेम्परेचर और है और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं उसके कोर की तरफ जाते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता जाता है। This drives a continuous conduction of thermal energy in the form of heat from the core to the surface। और इसका मतलब है कि कोर के से और जो है सरफेस की तरफ क्या है हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि आपको पता है हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करी होती है कि कंटिन्यूस कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी हो रही है कोर की तरफ से सरफेस की तरफ, ठीक है। जियोथर्मल पावर इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इन जनरल टेम्परेचर राइजेस 1 डिग्री सेल्सियस for every 36 meter you go down and maximum temperature is around 4000 to 6000 at the center of earth। कि कितना टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। अगर 36 मीटर फर्स्ट 36 मीटर पे कोई एक टेम्परेचर है तो अगले 36 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो क्या होगा ज़्यादा होता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। और जो अर्थ के सेंटर के अंदर जो है उतना टेम्परेचर हो जाएगा जितना सूरज का टेम्परेचर है, यानी कि 6000 सेंटीग्रेड जो है वो सन की सरफेस का टेम्परेचर है, तो उतना टेम्परेचर हमारे पास अर्थ के अंदर हो जाता है, ठीक है, जो उसका कोर है उस टाइम पे। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई विद द long half-life embedded in within the earth provide almost 70% of geothermal energy, and the remaining energy come from the residual heat left over from the earth formation। के 70% एनर्जी कहाँ से आ रही है कि वो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन वगैरह से आ रही है, या कुछ ऐसी एनर्जी है जो ऑटोमेटिकली अर्थ की जब फॉर्मेशन हुई थी उस टाइम जो है वो हॉटर पार्ट जो है वो अर्थ का वो अंदर आ गया और कोलर पार्ट जो है वो बाहर आ गए। हॉट स्प्रिंग जैसे वो चश्मे होते हैं गर्म पानी के, मड पॉट्स एंड गीजर्स भी ऐसे ही होते हैं कि जो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर के चश्मे होते हैं या जो है उसके कोई कुएं वगैरह होते हैं जिसके ऊपर से गर्म पानी निकल रहा होता है। रिजल्टेड फ्रॉम जियोथर्मल एक्टिविटीज के A geyser is a type of hot spring that erupt periodically। गीजर्स क्या है कि ये हमारे पास गर्म पानी के चश्मे होते हैं जिसमें वक्फे वक्फे से क्या है गर्म पानी जो है वो इजेक्ट होता रहता है। इजेक्टिंग अ कॉलम ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम इनटू द एयर, कि जिसकी वजह से क्या है कि स्टीम या गर्म वाटर जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है नीचे से। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो अंडरग्राउंड वाटर जो है या अंडरग्राउंड जो एरिया है वहाँ पे क्या है
पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से ये हॉट वाटर को जो है ऊपर की तरफ सक कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ सक कर लेते हैं। तो वहाँ से क्या है कि पानी ऊपर की तरफ आ गया, या वहाँ से टरबाइन वगैरह को चला लिया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, और जो रिमेनिंग है वो वापस हम दोबारा इसके अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, बायोफ्यूल, यानी कि बायोमास को यूज़ करके हम जो एनर्जी गेन कर रहे हैं वो हमारे पास बायोमास एनर्जी आ जाती है, या बायोफ्यूल्स जैसे हम उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो बायोफ्यूल आ जाता है। बायोफ्यूल इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल हुज एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन। ये क्या है, बायोलॉजिकल मटीरियल से या बायोलॉजिकल कार्बन फिक्सेशन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है उसे हम बायोफ्यूल कह रहे हैं। बायोफ्यूल्स आर बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू देयर सस्टेनेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। कि ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, कि ये सस्टेनेबल हैं, इनके अंदर से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम है और हर रीजन्स के अंदर इसको डेवलप किया जा सकता है। बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल आर टू मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल्स। के ये बायोडीजल और बायोफ्यूल्स बायो इथेनॉल जो हैं हमारे पास कॉमन बायोफ्यूल है, उनको यूटिलाइज भी किया जा रहा है। Bioethanol can be prepared by using cane sugar, starch and lignocellulosic बायोमास के। लिग्नोसेलुलोजिक मटीरियल मीन वुड से, स्टार्च से या शुगर केन वगैरह से ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बायो इथेनॉल। बायो इथेनॉल कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल, की पेट्रोल की जगह पे हम जो है बायो इथेनॉल को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इसको यूटिलाइज भी किया जा रहा है। बायोडीजल इज़ अ फ्यूल इक्विवेलेंट टू पेट्रोल डीजल with the exception of its derivation from the biological sources। के ये biological sources से लिया गया है। Biodiesel is obtained by ट्रांसएस्टरिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल के। फैट्स एंड ऑयल की हम एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं, जिसे हम ट्रांसएस्टरिफिकेशन कह रहे हैं। इन इट इज़ नॉन टॉक्सिक, रीन्यूएबल एंड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दी प्लांट्स एंड एनिमल। के इसको हम क्या है, प्लांट्स और एनिमल से बना सकते हैं। ये नॉन टॉक्सिक है और रीन्यूएबल है, जो कि हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। बायोडीजल मेजर सोर्स इंक्लूड, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, सोयाबीन, कैनोला से, पाम से, रेप सीड से, कॉटन सीड से, सनफ्लावर्स एंड पीनट्स वगैरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हम बायोडीजल बना सकते हैं। वेस्ट रिसाइकल कुकिंग ग्रीस कैन आल्सो बी यूज टू मेक द बायोडीजल। क्या हम ये जो है ग्रीस वगैरह से भी बायोडीजल्स को बना सकते हैं। तो ये तो था फुल चैप्टर, जिसमें हमने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास क्या थे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो कि वाटर से आ रही है, हाइड्रो पावर एनर्जी आ गई, जियोथर्मल आ गई, बायोफ्यूल्स आ गए, ठीक है। और ये सारी एनर्जी जो है हमारे पास, यहाँ गीजर्स वगैरह आ जाते हैं, ये हमारी बात जो है रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है आजकल, और इसी पे ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। और जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थे वो हमारे पास क्या था, कोल फ्यूल, कोल आ गया, और ऑयल आ गया, नेचुरल गैस आ गई, जो कि फॉसिल फ्यूल है, जिनके रिजर्वायर टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रहे हैं। और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें और उन पे रिसर्च करें और उनके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लें, और उनको यूज़ करके अपने और बाकी जो है इन्वायरमेंट के लिए भी फ़ायदा पहुँचाएँ।